चलती गाड़ी में महिला के गले से खींची चेन, सड़क पर गिरने से वृद्धा की हुई मौत। सतपुड़ा अस्पताल के पास वारदात, मोटरसाइकिल सवार लुटेरा फरार। नगर निगम के कार्यालयों में पड़े हजारों फार्म, पोर्टल बंद होने से नहीं बन पा रही पात्रता पर्ची। 3 माह का राशन देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर उठे सवाल। फिर सामने आई पुलिस की बर्बरता, एक युवक की जानवरों की तरह की पिटाई। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, गढ़ा में 2 पक्षों के बीच विवाद का है मामला। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सरबजीत सिंह मोका की रिमांड खत्म, कोर्ट में पेश कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। अस्पताल में मोका ने नहीं दिया मीडिया के किसी सवाल का जवाब। घमापुर थाना अंतर्गत लालमाटी क्षेत्र में रहने वाले दिनेश प्रसाद मिश्रा अपनी मां रानीबाई मिश्रा को CGHS अस्पताल चेकअप करवाने के लिए लेकर जा रहे थे। सतपुड़ा अस्पताल के सामने एक बाइक चालक बेहद स्पीड से आया और उनकी मां के गले से चेन खींचकर फरार हो गया। चेन स्नैचिंग के दौरान उनकी मां की साड़ी का पल्लू भी खिंच गया, जिसकी वजह से वह गाड़ी से गिर गईं और उनके सिर पर गंभीर चोटें आ गईं। घायल को उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनकी मौत हो गई। मृतका रानीबाई के बेटों का कहना है कि उनकी मां के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात घटित हुई है, जिसकी वजह से वह सड़क पर गिरकर घायल हुई और उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस इसे एक्सीडेंट मान रही है। पहले तो पुलिस के द्वारा FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस के द्वारा इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी और के साथ इस तरीके से वारदात घटित ना हो। यहाँ से जा रहा था CGHS दिखाने के लिए उनको, और गाड़ी में धीरे चला रहा था। ये सतपुड़ा हॉस्पिटल के पास जैसे ही पहुँचा हूँ, और मतलब एक पल्सर गाड़ी से इतना समझ में आया कि पल्सर गाड़ी से और 60-70 से ज़्यादा, मतलब 80 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था। माता जी की वो चैन पकड़ के खींचा है, और चैन तो ले गया हाथ में, और उनका जो पल्लू है तो वो उसके हाथ में आया। उसके आने के बाद वो कम से कम नहीं तो 5-6 मीटर दूर जाकर गिरी। उनके ब्रेन में मतलब पीछे लगा, मतलब मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी आई है कि जो मतलब उसका पूरा फट गया था, और इतनी ब्लीडिंग हुई। सतपुड़ा हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस गया हो पूरा वो हो गया। फिर उसके बाद विक्टोरिया में वही स्थिति बनी हुई थी। विक्टोरिया में ले जाकर ड्रेसिंग हुई और ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया, और 2 मिनट के बाद बोले हमें मेडिकल रेफ़र करेंगे। उसी समय पुलिस कह रही कि एक्सीडेंट है, और जबकि मैं बिल्कुल वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी एक फल वाला था, वो खड़ा हुआ था दूर, मतलब पकड़ने की कोशिश किया, वो नहीं मिल पाए। तो तिवारी जी की बिल्डिंग है, वहीं वो अंदर से देख रहे थे। वो बताया कि भाई हम लोग कोशिश किए, और इतने में कम से कम नहीं तो 70-80 की स्पीड, बिना नंबर गाड़ी भगा है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें सतपुड़ा अस्पताल के सामने रोड एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जबकि मृतका के पुत्रों का कहना है कि महिला का साड़ी का पल्लू खिंचने से वह गाड़ी से गिरी। इस संबंध में घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कल सतपुड़ा अस्पताल के सामने एक वृद्धा महिला रानीबाई की रोड एक्सीडेंट पे गिरने की सूचना विक्टोरिया अस्पताल से मिली थी। उसकी सूचना पे मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है, जिस पे उनके पुत्र द्वारा, जिनके साथ वो जा रही थी मोटरसाइकिल से, बताया गया है कि पल्लू खींचा किसी ने और महिला माताराम गाड़ी से गिर गई। वहाँ CCTV फुटेज दिखवाए जा रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिना राशन कार्ड वाले जरूरतमंदों को 3 महीने का राशन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की यह घोषणा सिर्फ हवाई लग रही है, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए थे उनकी पात्रता पर्ची नहीं बन पा रही है, और वह इसीलिए क्योंकि जिस पोर्टल से पात्रता पर्ची बननी है उसे 24 मई से बंद कर दिया गया है। ऐसे में नगर निगम के जोन कार्यालयों में लाखों फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन पात्रता पर्ची न बन पाने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्षद दल ने इस सिलसिले में कलेक्टर
कर्मवीर शर्मा के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और पोर्टल को तत्काल चालू करने की मांग की। कांग्रेस पार्षद का आरोप है कि पोर्टल बंद होने से सरकार की मंशा पर शक हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने जनता से सिर्फ वादे किए, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आई तो तकनीकी अड़ंगा लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी गरीबों को राशन के लिए, पात्रता पर्ची के लिए, लगातार आज 24 तारीख से पूरे पोर्टल बंद है और उसकी वजह से आज चाहे भानतलिया जोन हो, चाहे रामपुर जोन हो, सब जगहों पर हजारों फार्म इकट्ठा हो रहे हैं। और वो जो कहना चाहिए कि हितग्राही है, जो गरीब आदमी है, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, वो लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, धूप में भूखा प्यासा परेशान हो रहा है। आज लगातार 5-6 दिन से वो इसी की चक्कर काट रहा है और 1 तारीख से लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी माननीय ये बताएं कि ये आपने सही में देने के लिए बोला है कि ये फर्जीवाड़ा है, ये क्यों बंद है पोर्टल, क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो पा रहा और क्यों नहीं पात्रता पर्ची बन रही, जिन गरीबों को कम से कम अनाज मिल सके, उसकी मांग को लेकर आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि ये तत्काल प्रभाव से पोर्टल चालू किया जाए, उन गरीबों को राशन दिया जाए जिनने मतलब एक उनको ज़रूरत है, इसलिए वो धूपों में खड़े हैं और लाइन लगाकर खड़े हैं। जहाँ आप चले जाइए, भानतलिया जोन देख लीजिए, दूसरे जोनों में देख लीजिए, जिन गरीबों के पास कार्ड नहीं है वो कितना परेशान है, कितना हलाकान हो रहे हैं, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि लॉकडाउन में वो परिवार, वंचित परिवार, ज़रूरतमंद परिवार जिनको अनाज से तड़प रहा था, जो जिसके पास अनाज तक नहीं था, ऐसे परिवारों को अनाज देने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों से नगर निगम के माध्यम से आवेदन तो बुला लिए गए, लेकिन उन आवेदनों को ना तो चढ़ाया जा रहा है और ना ही उसमें किसी तरह की कोई राहत दी जा रही है। ऊपर से राजधानी भोपाल से पोर्टल को बंद करा दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है। मामा जी खुद नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को कहीं से राहत पहुंचे। वजह वही है कि आज पोर्टल बंद करा दिया गया है। हजारों की संख्या में आवेदन लेकर के मई के महीने में खड़े हैं जोन कार्यालयों में। उनके आवेदन ना तो कंप्यूटर में चढ़ाए जा रहे हैं और ना तो पोर्टल खोला जा रहा है जिससे कि आवेदनों को चढ़ाने के बाद पात्रता पर्ची जारी हो सके। इससे साफ जाहिर होता है। इसलिए आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है कि आप अपने अधीनस्थ कलेक्टर महोदयों को यह निर्देशित करें कि जो पात्र और ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनके पास बिना कार्डधारी हैं, जो गरीबी रेखा का कार्ड जिनके पास नहीं है, ऐसे परिवारों तक अनाज अगर वाकई में आपकी मंशा है पहुंचाने की, तो आप सीधे अपने कलेक्टरों को आदेश करें और ऐसे आदेश करने के बाद ऐसे परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएं। प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस पार्षद दल के ज्ञापन पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उचित कार्यवाही की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि पोर्टल चालू कराना जिला प्रशासन के बस की बात ही नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी कांग्रेस पार्षदों को आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। आज कांग्रेस पार्षद दल द्वारा बिना राशन कार्डधारी जरूरतमंद परिवारों को अनाज दिए जाने के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अभी मेरी संज्ञान में नहीं है ये बात। ये ज्ञापन आज आया है, संबंधित अधिकारी इसको देख रहे होंगे। ये ज्ञापन संबंधितों के पास पहुंच जाएगा और इसमें कार्यवाही होगी। लॉकडाउन का 3 महीने का समय गुजर चुका है और 1 जून से आर्थिक गतिविधियां शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब लॉकडाउन का समय ही गुजर गया है तो अब लोगों को राशन देने से क्या फायदा, क्योंकि 3 महीने तो उन्होंने जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर बिता दिए। पुलिस की दबंगई और गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे पुलिस वालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस एक युवक को पहले लात और फिर डंडों से पीटती है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले युवक के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटते भी हैं और उसकी जमकर धुनाई करते हैं। यह वीडियो है गढ़ा के महेशपुर का। आप भी देखिए पुलिस वाले किस तरह से अपना आपा खो बैठे हैं और युवक को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। युवक चीख रहा है, चिल्ला रहा है,
और दर्द से छटपटा भी रहा है, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस वाले तो दनादन उस पर लठ बरसाए जा रहे हैं। इस वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम है रवि चौहान, और रवि चौहान शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने पुलिस पर बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए। रवि चौहान का तो यहां तक आरोप है कि क्षेत्र के बदमाश अंकित भट्ट के कहने पर पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा। आप खुद ही सुन लीजिए पीड़ित रवि चौहान का दर्द, जो उसने पुलिस अधीक्षक के सामने बयान किया। महेशपुर का रहता अंकित नाम का लड़का, वो हमारे घर के पास आके विवाद कर रहा था। हमने उसको रोका तो बोलता है तुझे देख लेंगे, और हमें शाम को पुलिस के हाथों फ्री में पिटवाया है सर। कौन कौन पुलिस वाले थे? और पुलिस वालों के नाम तो नहीं जानते, लेकिन 3 पुलिस वाले थे सर, और अंकित उन्हीं के साथ मिला हुआ था। कौन से थाने के थे? गढ़ा थाने के थे सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर हमें फ्री में मारा है तो सर हमें न्याय चाहिए। किस किस के खिलाफ कार्रवाई? सर पाया के खिलाफ और पुलिस वालों के खिलाफ। हम पुलिस वालों को रोक रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं, हमारे मोहल्ले के रोक रहे थे, लेकिन माने नहीं। पैसे के क्या आपकी पाया से पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश कोई नहीं है सर, हमारी कभी उससे बात नहीं होती, कभी उससे कोई मैटर नहीं था सर। फ्री फालतू का हम फंसाया गया है, फ्री फालतू में मारा गया है। अब जरा पुलिस की दलील भी सुन लीजिए। पुलिस का कहना है कि यदि कोई किसी के साथ बेवजह विवाद करेगा तो फिर उसका क्या किया जाए। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस खुद मानती है कि अंकित भट्ट के खिलाफ पहले से ही एक मामला गढ़ा थाने में दर्ज है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया जाएगा और दोनों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, और यदि पुलिस वालों ने बेवजह पिटाई की है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। घटना सत्य है तो फिर इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस विभाग की ओर से वो की जाएगी, परंतु दूसरा पक्ष जब तक हम नहीं सुन लेते कि उनकी माता जी का क्या पक्ष है, जो कि आपको वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो उनकी माता जी रेगुलर रूप से जो भी वहाँ कर्मचारी हैं खड़े होकर कंप्लेन करेंगे, तो उनका क्या पक्ष है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या निराकरण होगा उसके बाद वो आपको अवगत करवा दिया। सर इनका क्या पहले का पुराना विवाद है कि पूर्व में जो जिसकी माता जो लड़का दिखाई दे रहा है वो इन्हीं के पड़ोसी थे, और अब ये क्योंकि मदन महल में शिफ्ट हो गए हैं तो इनके जो भाई हैं वो यहाँ ही रहते हैं। पूर्व में भी इनका आपस में झगड़ा होता रहा है, जैसे कि आवेदक आया था वही बता रहा था। तो हो सकता है कि पुरानी रंजिश को लेकर इनके बीच कुछ रहा हो, कि दूसरा पक्ष आएगा तो दोनों पक्षों की बात पूर्णतः सुन के नतीजे में पहुंच सकते हैं। सर आवेदक का कहना है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अंकित नाम का व्यक्ति है। हाँ, उसका एक अपराध तो मेरे संज्ञान में भी है। अभी 15 दिन पहले उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसकी FIR भी हुई थी। इसीलिए मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया कि संबंधित अगर और भी कोई पड़ोसी थाने में भी अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड मदन महल में कोई चोरी का मामला भी है, हाँ, तो वो आपराधिक रिकॉर्ड निकलवा ले, और अगर वो वाकई आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की। दरअसल यह मामला पुरानी रंजिश का है और दोनों ही पक्षों के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है, लेकिन इस बार मारपीट अंकित भट्ट ने नहीं बल्कि उसके कहने पर पुलिस वालों ने की है, इसलिए मामला संगीन हो गया है। जिस तरह से पुलिस वालों के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे पुलिस वालों के कारनामे लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। यदि कोई अपराधी भी है तो इस तरह जानवरों की तरह उसकी पिटाई किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। पुलिस गिरफ्तारी तो कर सकती है, लेकिन मारपीट करना पुलिस का काम नहीं है, और यह गैरकानूनी भी है, और वह भी तब जब पुलिस ऐसे युवक के कहने पर पिटाई करे जिसके खिलाफ थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले का आरोपी सिटी अस्पताल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा फिर से वापस जेल पहुंच गया है। मोखा का रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल में उसका मुलाहिजा करवाया और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विक्टोरिया अस्पताल में मोखा काफी देर तक रहा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। मोखा ने ना तो मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिया और ना ही अपनी सफाई दी।
पत्रकार उससे सवाल पर सवाल पूछते रहे, लेकिन वह चुपचाप रहा। कुछ अधिकारियों के नाम भी लिया आपने, कौन है वो अधिकारी? तो है यार अधिकारी, जल्दी चलो। मुखर्जी कौन है वो अधिकारी, प्लीज बता दीजिए। आपने कुछ अधिकारियों के नाम लिए हैं? आपने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, आपने कुछ अधिकारियों के नाम। सिटी अस्पताल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा अस्पताल में चुप्पी साधे रहा, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर मोखा ने अपनी सफाई क्यों नहीं दी, जबकि मीडिया ने उसे ऐसा करने का पूरा मौका दिया, और इस मामले में वह चुप क्यों है, यह सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में अधूरा पड़ा नाला कोरोना महामारी के दौर में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस सीमेंट के नाले को तकरीबन 8 से 10 साल पहले बनाया गया था, लेकिन तब से अब तक यह नाला अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरे बने नाले में पानी भरा हुआ है, जो बदबू मारने लगा है। एक तरफ देश में कोरोना महामारी से लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस नाली की वजह से क्षेत्रीय लोगों में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इस अधूरे बने नाले की वजह से बारिश के मौसम में क्षेत्र में जल प्लावन की स्थिति भी निर्मित होने की आशंका रहती है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन उनके द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आमजनों ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जी भैया, हमारे आधारताल इंडस्ट्री क्षेत्र में एक बड़े सीमेंट के नाले का निर्माण कम से कम 8 से 10 साल पुराना कराया गया था, जो कि ये नाला कहाँ से इसका शुरुआत और कहाँ से अंत यहीं पर बनाया और यहीं पर ख़त्म हो गया है। उसके अंदर बारिश का और क्षेत्र का गंदा पानी भरा हुआ है, जो काफ़ी समय से बदबू मार रहा है। संक्रामक बीमारी हमारे पूरे देश में महामारी की ओर फैली हुई है। ऐसे में भी अधिकारियों को बार बार चेताया गया, मैंने निवेदन भी किया, परंतु अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और वो जागने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार क्षेत्रीय सुपरवाइजर से भी इसका निवेदन किया। किस जगह का मामला ये? जी, आधारताल इंडस्ट्री कहलाती है, जोन क्रमांक 7 है। मैंने कई बार इनसे निवेदन किया कि उस नाले को खोल दिया जाए, जो उसके अंदर गंदा पानी भर गया है, जो बदबू मर रहा है, सड़न मार रहा है, जिसमें बीमारी फैलने का खतरा है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश भी आ रही है, जल प्लावन होगा। कई जगह मैंने उनको चेताया, मगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है इस मीडिया के माध्यम से कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो क्षेत्र में आकर इसका जांच करें और इस नाले को पुनः फटाक से खुलवा दें, और ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। बताएगा धंधा करवा रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? रामू, कौन सी बात धंधा करवा रहे हैं? ए रामू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सुन यहाँ देख मेरी बात। धंधा करवा रहे तुम लोग, क्या हो गया? ये लड़का तो फोन हो, ये कैसे रोका मेरे को? क्यों? ये राइट नहीं आपको, ये हम बताइए कैसे नहीं तो मास्क नहीं लगाओगे तो कैसे रुकोगे? तुम बताओ कैसे रुकोगे? हाँ, बैठा लो मेरे को, बैठा लेंगे नहीं आप तो मास्क बैठा लो मेरे को, बैठा लो पहले। मास्क नहीं पहने हो, चालान बदतमीजी से रोक रहा है। कैसे बदतमीजी? रुकना भैया, ये रोक, कैसे बात कर रहे हो? रुकना भैया, ऐसे हमने बोला ही नहीं है। कैसे? रामू, मेरी बात बेटा जानते नहीं है, गाड़ी से बात करने बोला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अरे आप मेरे को नहीं जानते हो साहब, अभी जान जाओगे तो आप फिर समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। आप क्या है कि वो बच्चे से बात कर रहा है? अरे मेरी बात को कोई ये बता रहा हूँ, क्या बोले उसकी बदतमीजी से आपका सम्मान कर, क्यों नहीं करोगे सम्मान? तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे सम्मान? वही मैं बोल रहा हूँ, सम्मान क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए तुमको बोला रुको रामू रुको,
आप बोले तो वो किस तरीके से यही अधिकारी से बात कर रहा हूँ। आपने क्यों दिया इसको अधिकार के? अपने पास सिपाही नहीं है क्या? नहीं है ना। होने वाले कौन हो गया? आपको मेरी सरकार और हम लोग नहीं है। 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 पूछने वाले अभी बता रहे हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 17 में लिखा हुआ है कि जब भी पुलिस को जरूरत पड़े ये घटना परसों की है और एक रामू सोनकर करके एक व्यक्ति थे जो बगैर मास्क के गुजर रहे थे, जिनको रुकवाया गया था। तो पुलिस की चेकिंग से वो ज़्यादा आक्रोशित होने लगे कि पुलिस ज़बरदस्ती चेकिंग लगाई है और नाजायज़ परेशान कर रही है। और चूँकि वो अपने आप को सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता समझ रहे होंगे, लेकिन ये वो भूल गए कि पुलिस जो है वहाँ पे जो है कोई इस तरीके की चेकिंग नहीं कर रही थी। पुलिस केवल ये देख रही थी कि लॉकडाउन का पालन हो और संक्रमण से रोका जा सके। ऐसे बहुत सारे वाक़ये सुबह से लेकर शाम तक होते रहते हैं और स्वाभाविक है, काफ़ी दिनों का लंबा लॉकडाउन है तो लोगों का वो भी धैर्य टूट रहा है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी उसको धैर्य से डील किया और काफ़ी समझाने का प्रयास किया, किंतु वो आखिरी तक यही कहने लगे कि मैं चालान नहीं कटवाऊँगा, मास्क भी मुझे लगेगा तो लगाऊँगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगाऊँगा, और चले गए। विवाद ना बढ़े इसलिए हमने बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं किया। लेकिन रामू सोनकर जो कि वहाँ पे विवादित स्थिति बनाए थे और मास्क भी नहीं लगाए थे, तो उसके विरुद्ध जो हमने धारा 188, 269, 270 और इनके एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये किसी पार्टी से जुड़े तो नहीं कहना चाहिए। अब सभी लोग सत्ता पक्ष से जोड़ना चाहते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये सब वो है जो मौका परस्त रहते हैं। अब ये किसी कोई नेता में तो नहीं है, फिर भी आम नागरिक हैं तो आम नागरिक को भी जो है कानून का पालन करना चाहिए। और हम लोगों ने वो बताया है कि बहस ना किया जाए और कानून का पालन करें, और कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा जो कि लीगल है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को राशन वितरित किए जाने की मांग को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सहित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड के पार्षद रमेश प्रजापति ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों एवं जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है, उनको भी सरकार के द्वारा राशन वितरण किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत गरीब जनों के फॉर्म भरवाकर जोन क्रमांक 9 नगर निगम लालमाटी में जमा किए गए। लेकिन 24 मई से अन्नपूर्णा की योजना की साइट को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते फॉर्म जमा न होने से पात्रता पर्ची नहीं मिल पा रही है और गरीब जनता भूख की मार झेल रही है। योजना को बंद कर दिए जाने से गरीब और जरूरतमंद जनता परेशान हो रही है। ज्ञापन सौंपने वालों ने इसमें प्रशासनिक खामी बताते हुए अपील की है कि इस योजना को जल्दी से जल्द चालू किया जाए ताकि गरीब जनता को राशन मिल सके। आज हम सभी मुखर्जी मंडल के एक कोविड का पालन करते हुए कम संख्या में भी हम अपर कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पीछे मंशा हमारी ये थी कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने 3 माह का राशन पात्र व्यक्तियों को जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको देने के लिए घोषणा की। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 माह का राशन देने की घोषणा की। अभी क्या हो रहा है कि मेरे 9 नंबर जोन के अंतर्गत पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड क्रमांक 46 में मैंने 10 दिन से हम लोगों ने 700-800 फॉर्म वहाँ दे के रखे हैं, किसी की पात्रता पर्ची नहीं आई है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि जो आज प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हम बैठे हैं, उसके बावजूद भी यह निचले स्तर के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं हीला हवाली कर रहे हैं। 24 तारीख से पोर्टल बंद है। अब आप बताएं कि कब हम उसको फीड करेंगे, कब पात्रता पर्ची आएगी। लोगों को अभी खाने की 2-2 मच्छी 2 माह से गरीब परिवार घर से बाहर निकल नहीं पाया। आज हमारे इस 9 नंबर जोन में इतनी जटिल व्यवस्थाएं हो गई हैं, साइट बंद पड़ी है, लोगों को पात्रता पर्ची नहीं मिल पा रही है, लोग लॉकडाउन के कारण कहीं काम पे नहीं जा पा रहे हैं,
और उन्हें भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था के लिए पात्रता पर्ची की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री राशन देने की बात की, उसके बाद में बाकी जिलों में मिल रहा है, हमारे ज़िले में साइट बंद है, जिस कारण पात्रता पर्ची बन नहीं पा रही है और उसके ना मिलने से लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार तो जनता की सेवा करना चाहती है, लाभ दिलाना चाहती है, आपदा के समय में मदद करना चाहती है, पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है, ढील ढाल कर रही है, जिस कारण लोगों तक वो मदद, वो सहायता नहीं पहुंच पा रही है। आज हम लोग आए हैं कि इस प्रकार की समस्याओं को तत्काल दूर करा जाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच है। इसी के मद्देनजर शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी क्रम में चेरीताल वार्ड में पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन के प्रयासों से पूर्व पार्षद नवीन रिछालिया एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्टैमफील्ड स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। चेरीताल वार्ड के कई ऐसे नागरिक थे जो असुविधा के चलते कहीं और किसी दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे, जिनकी समस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन और पूर्व पार्षद नवीन रिछालिया के द्वारा सभी शहरवासियों से अपील की गई है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। वे किसी भी भ्रांति में न आए और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। लगातार क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग की जा रही थी। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने में असमर्थ थे, लेकिन हमारे माननीय शरद जैन जी ने इस संवेदनशीलता को समझा और यहाँ पर स्थानीय व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन शिविर चालू किया। मैं सभी चेरीताल वार्ड के व्यक्तियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वैक्सीन के बारे में, आप इस भ्रांतियों में ना आएँ, क्योंकि इस वैक्सीन के लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना से लड़ने के लिए हमारा जो ह्यूमिनिटी पावर बढ़ता है उस वायरस को वो ख़त्म करता है। क्योंकि हमारे मोदी जी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, वो उनका स्पष्ट कहना है कि हर व्यक्ति आए और वैक्सीन लगवाए, जिससे उनके जीवन की सुरक्षा बढ़ेगी। यहाँ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर इस बात का प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय नागरिकों को जो रह गए हैं सबको वैक्सीन के टीके लगाए जाएँ। इस बात का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय नागरिकों ने और नवीन रिछालिया जी ने बाकायदा संपर्क करके लोगों से इस बात का प्रयास किया कि लोग आएँ, और ये बहुत बड़ी सफलता है कि यहाँ पे 100% बुकिंग हो गई है। यानी जो प्रयास और मेहनत इस बात का प्रतिफल है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस काम के लिए लगे हैं और आम जनता स्वस्थ रहे, आम जनता को राहत मिले, इस बात का लगातार प्रयास करते हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीएम केजरीवाल के लिए कहा है कि वह लगातार कई दिनों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई भारतीय झंडा संहिता का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। यह समझ नहीं आता है कि प्रदेश का प्रमुख होते हुए भी वह सिर्फ दिखावे के लिए नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक पत्र भी सीएम केजरीवाल को लिखा है। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी पत्र की कॉपी संलग्न करके भेजी है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का यह कृत्य दोबारा से दिखाई नहीं देगा। प्रहलाद पटेल का यह भी कहना है कि उनके भेजे हुए पत्र का जवाब जल्द आएगा। उन्हें इसकी उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रहलाद पटेल ने इस बात का अपने पत्र के जरिए जिक्र भी किया है कि जब जब सीएम केजरीवाल प्रेस वार्ता सहित अन्य संबोधन कार्यक्रम में शरीक होते हैं, उस दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी और हरी पट्टी में काफी अंतर दिखाई देता है, जो कि नियमानुसार अवैधानिक होता है। यही वजह है कि संस्कृति पर्यटन मंत्री होने के नाते उन्होंने यह पत्र लिखकर सीएम केजरीवाल को नियमों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप सब भी
न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे, जब आप केजरीवाल जी को देखेंगे तो उनके पीछे क्रॉस फ्लैग लगे हुए हैं। मैं कई दिनों से महसूस देख रहा था, मैंने कुछ अपने मित्रों से भी बात की कि मुझे लगता है कि ये आपत्तिजनक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हमारी ध्वज संहिता है उसका उल्लंघन मुझे लगा, और इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा है कि आप लगातार मैं जब टीवी चैनल्स पर आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये ध्वज संहिता का उल्लंघन है, और मैंने उस ध्वज संहिता के कानून को, धाराओं का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम सजावट के रूप में ध्वज का प्रयोग, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया वो आप भी चित्र देखेंगे तो उसमें लगेगा। तो मैंने आग्रहपूर्वक उनको पत्र लिखा है, उनके पत्र का इंतजार भी कर रहा हूं, और चूंकि वो एक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं तो मैंने दिल्ली प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल जी को भी एक उस पत्र को संलग्न करके एक पत्र पहुंचाया है, ताकि वो संज्ञान में लें कि एक राज्य का प्रमुख ऐसी भूल करेगा तो चीजें गड़बड़ाएंगी, और मुझे लगता है कि मेरे पत्र का जवाब आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखे जाने के बाद अब इस मामले में सियासत गरमाने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि जब इस पत्र का केजरीवाल की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जाहिर सी बात है उस पर राजनीति होगी। शहर के कई क्षेत्रों में पानी का संकट गहराया हुआ है। गौरव बाजार क्षेत्र में भी लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीयजनों को रोजाना और पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उनमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं के प्रति आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पानी की जो पाइपलाइन है वह खुली नाली के किनारे से डाली गई है, जिसकी वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ रोजाना दोनों टाइम पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, और अगर पानी आता भी है तो उसका फोर्स बहुत कम होता है और महज आधा घंटे की सप्लाई के बाद सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता है। खुली नाली के किनारे से पीने के पानी की पाइपलाइन डालने के कारण पानी में गंदगी भी आती है, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं बात करें अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की, तो लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने तक नहीं आते हैं, वह सिर्फ चुनाव के समय ही वार्ड में नजर आते हैं। सुबह शाम पानी आता नहीं है, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। अगर खुलता भी है नल तो बस वही आधे घंटे में बंद हो जाता है, किसी का भरता किसी का नहीं भरता है। ये 66 नंबर पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? पार्षद हाँ वो गुजराल मैडम। अच्छा तो ये पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं ये गंदगी है नाली में, उसके बाजू से आप पीने का पानी है। ये देख रहे हैं आप, समस्या यहीं से पानी भरना है, पीने का पानी भरते हैं, तो इससे आप और बीमार नहीं होंगे। देखो नाली देखो आप साथ में, और ये बाजू से नल है। नाली बिल्कुल नहीं उगाड़ रही है, बिल्कुल साफ नहीं कर, नहीं करते सफा। आपने पार्षद को बोलो, आपने पार्षद यहाँ आता ही नहीं है। पार्षद तब का हमारे मोहल्ला में वोट के समय भर पार्षद सब कौन वहाँ नेता नाती सब वहाँ है, बाद में कोई नहीं आया, काम नहीं सब बिसर जाए। टैक्स बदले हुए आते हैं, नहीं खोले भाई, चाबी नहीं खोले ना। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के द्वारा धनवंतरी नगर की गरीब बस्ती न्यू लाल बाबा में गरीबों को कच्चा राशन बांटा गया। लॉकडाउन के दौरान संजीवनी नगर थाना पुलिस के द्वारा लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में धनवंतरी नगर न्यू लाल बाबा बस्ती में घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण किया गया। धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी सत्यनारायण कुशवाहा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए संजीवनी नगर थाना पुलिस स्टाफ के सहयोग से कुछ राशन सामग्री इकट्ठा की गई है और फिर बस्तियों में घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। कि जब आम लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या हम लोग थोड़ा सा गरीबों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करके कुछ कर सकते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने मैंने अपनी बात अपने स्टाफ पे रखी तो सभी लोग मेरी बात से सहमत हो गए और उसी अवधि में हमने एक प्लानिंग किया कि जो हमारे धनवंतरी नगर क्षेत्र में एक सबसे गरीब तबके के लोग पगलापुर न्यू लाल बाबा में रहते हैं, हम लोग वहाँ जाके चावल बांटेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें गेहूँ तो मिल गया है,
इसका मतलब ये हुआ कि इनके घरों में आटा पर्याप्त है। चावल की अगर अपन व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तारतम्य में आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे पगलापुर में घर घर जाकर कोरोना लॉकडाउन का पालन कराते हुए लोगों को एक अवेयरनेस के तहत जागरूक किया है कि आप लोग घरों पे रहें जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, महामारी खत्म नहीं हो जाती। और चावल देना हमारा उद्देश्य नहीं है, एक छोटी सी सेवा है। इसके साथ साथ आम आदमी से जुड़ना, उन्हें इस महामारी के गुण दोष से अवगत कराना, उनके बचाव के विषय में बताना है।